हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 2022 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो हमारा टारगेट है 6 दिसंबर 2026 में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको टारगेट करेंगे अच्छे से, और क्वेश्चंस को हर एक बारीकी से देखेंगे। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस अब क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहे हैं। जो पहले मैंने 2018, 19, 20 और 21 की सीरीज में कुछ क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन मान लो जो मैंने अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन करे थे, अब यहाँ पे जो क्या है कि वे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको क्या करना है कि उस क्लासेस को देखना है अच्छे से पहले। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वे अपने आप आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे पॉसिबल होगा उनको हम अच्छे से, जो नए लगेंगे उनको करंट अफेयर से कनेक्ट करके फिर अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। पहला ऑप्शन है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ऑप्शन बी है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ऑप्शन डी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब देखो, इसमें क्या है, आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मौलिक अधिकार में किस चीज की बात कर रहा है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, इसकी बात करते हैं। और ये अधिकार पहले तो इसको जोड़ा नहीं गया था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा किस आर्टिकल द्वारा? अनुच्छेद 21A के द्वारा। अब इसमें अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 21A में कौन सी बातें कही गई? अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की ये बात करता है। इतना क्लियर है? अब देखो, छोटा सा आपको एक डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पे, इसलिए इनको मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। अब मौलिक अधिकार में हमने इसकी ये बात कर ली, ये चर्चा यहाँ पे मौलिक अधिकार में हो गई। अगर मैं दूसरी जगह इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करूँ तो कहाँ पे बात करूंगा? इसकी मैं बात कर सकता हूँ डीपीएसपी में। कहाँ पे? डीपीएसपी के अंतर्गत, डीपीएसपी। अब इसमें ये कहाँ पर है? अब देखो, अगर इसकी बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 45 में। अब इसमें क्या बात कही गई है? इसमें है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल। और ये भी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसकी भी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब एक जगह और है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कहाँ पे है? थोड़ा याद करो, कहाँ पे है ये चीजें? दो मैंने बता दिया, एक आप लोग बता दो। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहाँ पे आएगा? ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये मौलिक कर्तव्य में आएगा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य में ये कौन सा कर्तव्य है? ये 11वां कर्तव्य है। कौन सा? 11वां कर्तव्य है। अब 11वें कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2002 की बात करें तो यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि क्या बात कही गई है ना।
अब देखो दो डिफरेंशिएट मैंने कर दिए चीजें कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या क्या बातें कही गई है, फेस्टिवल और 2002। अब आप बताओ कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या बातें हैं। बताओ जल्दी। अगर देखो हम बात करें यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर भी सेम बात कही गई है। यहाँ पर भी सेम बात क्या कहा, यहाँ पर भी सेम बात ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसकी बात करते हैं। अनिवार्य शिक्षा। अब यहाँ पे जो डीपीएसपी है, बस डीपीएसपी का ध्यान रखना, यहाँ पे 6 से कम उम्र के बच्चों की बात की गई है, इसलिए तीनों मैंने एक जगह यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, कोई गलत ना हो, क्योंकि तीनों में 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में दोनों बातें अलग अलग है। यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है और यहाँ पे 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो सी होगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखें तो हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। देखो ये 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, और इस 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो हम अगर बात करें तो 3 भाषा जोड़ी गई। और वे 3 भाषा कौन सी है, वे 3 भाषा है नमक। अब ये नमक से क्या मतलब हुआ, नमक से मतलब हुआ यहाँ पे पहली भाषा है कोंकणी, दूसरी भाषा है यहाँ पे मणिपुरी, और तीसरी भाषा है यहाँ पे नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म होगा नमक। न से नेपाल, न से मणिपुर, क से कोंकणी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 की। इसमें क्या कहा गया है, इसका संबंध है ओबीसी के आरक्षण से। ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। और ये मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल के अंतर्गत इसकी बात की गई है, तो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 सब क्लोज 5 के अंतर्गत ये बात की गई है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर हम 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो इसमें किसकी बात करता है, इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करता है, जहाँ पे आर्थिक रूप से लोग जो गरीब है उनको शिक्षा संस्थान में और सरकारी नौकरियों में 10% क्या होगा, आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में कितने परसेंट की बात करते हैं, 10% की। इतना क्लियर है। और ये मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 15 क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 क्लोज 6 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधान है या बातें की गई है। अब क्लियर है चीजें, क्वेश्चन 1 में किस तरीके से बातें रखी गई है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैचिंग के हैं, उनमें आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को याद करना है कि किसमें कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, विधानसभा में
राज्य की कितने सीटें हैं। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना। पहले जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे लोकसभा और राज्यसभा वाले, उनसे रिलेटेड मैंने पूरा चार्ट आपको दे दिया था जिसमें हर एक सीट लिखी हुई थी। तो इसी के तरीके से मैं इसका भी आपको एक चार्ट दे दूंगा जिसमें हर सीटें लिखी हुई है, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े, एक ही सीरीज में आपको सब चीजें मिल जाए। देखो, मणिपुर की बात करते हैं 62, गोवा की बात कर रहे हैं 40, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं 403 और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं 70। अगर यहाँ पे हम देखें तो सही आंसर कौन सा नहीं है, तो हम मणिपुर को एक बार देख लेते हैं। मणिपुर में कितनी सीटें हैं? मणिपुर में 60 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। बाकी तीनों ठीक है। गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, मैंने जैसे बताया था कि मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर राज्यों का क्रम की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है। इस टेबल को अच्छे से एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्रोनोलॉजी पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड ये है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना या इनके नोट्स बना लेना, चीजों को अच्छे से रट लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा और चौथा ऑप्शन है लोकसभा द्वारा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको लगे कि यार इसका लोकसभा हो सकता है या इसका संघ लोक सेवा आयोग हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है लॉजिकली। लॉजिकली सोचना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी स्टेट की बात करते हो, आपने देखा होगा कि जो हमारी राज्यसभा है, उस राज्यसभा में किन लोगों का प्रतिनिधित्व होता है? राज्यसभा में किन लोगों का प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में किनका होता है प्रतिनिधित्व? राज्यों का। ठीक है। जब राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है तो इसमें क्या होता है कि जब हमें क्या चाहिए, एक नई अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय सेवा चाहिए। भारतीय सेवाओं के संदर्भ में बात करें, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनकी बात करें, अगर ये चाहिए हमें, तो ये क्या करते हैं, जो 28 राज्य है, ये 28 राज्य के जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होते हैं, ये बोलते हैं कि राष्ट्र हित में, इसमें राष्ट्र हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना जरूरी है। तो इस प्रस्ताव को फिर ये कहाँ पे भेजते हैं? पारित करके ये संसद में भेजते हैं। फिर संसद उससे संबंधित गठित करती है नई अखिल भारतीय सेवा। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा में है, राज्यों के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नई अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें राज्यसभा तो टिक नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे नई अखिल भारतीय सर्विस की बात कर रहे हैं, और नई अखिल भारतीय सर्विस में राज्यसभा आएगा, क्योंकि उसमें लोकसभा की भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आईएएस या आईपीएस किसी भी स्टेट में जाके सर्विस करता है, तो माना जाता है कि जो ये सेंट्रल अधिकारी होते हैं, इनका झुकाव किसकी तरफ होता है? केंद्र की तरफ होता है। ठीक है। जब इनका झुकाव केंद्र की तरफ होता है, तो राज्यों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो चीज है उसको कम कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जब भी कोई नई अखिल भारतीय सेवा सर्विस की बात करते हैं, तो सभी राज्यों से पूछा जाता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब सभी राज्यों से पूछा जाता है, जब सभी राज्य एग्री हो जाते हैं, तब राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित करके संसद में भेजती है। लेकिन इस क्वेश्चन की जो मांग है, वो मांग कर रहे हैं संयुक्त की,
संयुक्त सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। संयुक्त सेवा आयोग, सेवा आयोग। अब देखो, यूपी का अपना यूपीपीएससी है, बिहार का अपना बिहार पीसीएस है, पीपीएससी है, ऐसे झारखंड का है, मतलब अलग अलग स्टेट का ऐसे ही है सबका अपना। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, ज्वाइंट सर्विस की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है जब एक राज्य एक्स वाई जेड, जब ये तीनों सोचे कि हाँ हमें एक संयुक्त सेवा आयोग का गठन करना चाहिए, तो ये इस प्रस्ताव को पारित करके फिर संसद में भेजते हैं, फिर वो संसद में जाके प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं संबंधित राज्य, जिन राज्यों को इसकी जरूरत है, उन राज्यों से संबंधित राज्यों का निवेदन वो कहाँ पे जाएगा, संसद में जाएगा, और संसद द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। राज्यसभा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात करता है, नई अखिल भारतीय सर्विस की बात करता है। ठीक है, कितना क्लियर है। और ये संघ लोक सेवा आयोग का किसका संबंध है, सेंट्रल से संबंधित है, और यहाँ पे लोकसभा का भी कोई महत्व है नहीं इतना, क्योंकि पहले राज्यों से होना है चीजें। अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको बताया यहाँ पे नई अखिल भारतीय सेवा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ यार राज्य की बात हो रही है तो राज्यसभा ही करेगा, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व तो है राज्यसभा में, इसलिए। लेकिन यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा संबंधित राज्यों से, राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, इस डिफरेंस को समझ लेना अच्छे से, ताकि क्वेश्चन में हल्का सा भी अगर लैंग्वेज घुमा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, और यूसुफ बनाम मुंबई राज्य। देखो, ये जो दो स्टेटमेंट है, केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ केस, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था, क्योंकि इसमें बात कही गई थी कि जब देश आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद जितने भी राजा लोग थे उन सबके पास जो जमीनें थी, उस जमीनों को कम कर दिया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी इनसे जमीन लेकर के गरीबों में बांट दी जाए, ताकि वे भी अपनी खेती कर सके, और इससे संबंधित कानून बनाया। फिर कानून बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार को कोई हक नहीं है संपत्ति छीनने का, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस टाइम पे क्या था, हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, जब वो मौलिक अधिकार को लेकर के वहां पे कोर्ट में गए कि हमारा हनन हो रहा है, हमसे संपत्ति छीनी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया। लेकिन इस चीज को देखते हुए सरकार ने फिर आगे अपनी बातें रखी, 24वां संविधान संशोधन लेकर। ये सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका था, जिसमें मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात कौन करता है, केशवानंद भारती केस करता है। कौन, केशवानंद भारती केस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, केशवानंद भारती केस होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये दो अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए सी और डी, इनकी बात करते हैं, क्योंकि ये तो हम दोनों पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी और ये भी। क्योंकि यहाँ पे पंजाब में दो भाई थे जिनके पास जमीन थी, और जमीन सरकार ने ली थी और सुप्रीम कोर्ट गए, तो वही स्टोरी है। अब हमें यहाँ पे देखना, चित्रलेखा बना मैसूर राज्य और यूसुफ बना बम्बई राज्य, इनकी क्या कहानी है। क्योंकि दो ऑप्शन हमें लगे कि हाँ ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि नेक्स्ट टाइम क्या पता वहां से हमारा कोई क्वेश्चन बन जाए। इसलिए अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, इसकी क्या कहानी है। अगर यहाँ पे बात करें, जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें एडमिशन लेने से संबंधित यहाँ पे किसकी बात की गई थी, एडमिशन में यहाँ पे आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ था, आरक्षण से जुड़ा हुआ था, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के लिए एक आदेश निकाला था। जब वो आदेश निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि किसी वर्ग को पिछड़ा मानने के लिए केवल उसकी जाति या एकमात्र आधार नहीं होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि जाति के आधार पे ही उसको क्या पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता, जाति के आधार पर नहीं माना जाएगा। उसके लिए क्या साथ में क्या देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे देखेंगे, उसके माता पिता से कि उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, उनका व्यवसाय कैसा है, इस चीज से पता चलेगा कि वो पिछड़ा वर्ग है या नहीं। ये चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य इस केस से संबंधित था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें यूसुफ बनाम बम्बई राज्य, इसमें क्या था, इसमें देखो इसके अंतर्गत क्या था, मान लो ये काफी इंटरेस्टिंग भी है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्जी से भी संबंध बनाता है या बनाता था, तो इस मामले में जो सजा होती थी वो किसको होती थी, वो सजा हमेशा पुरुष को होती थी। अब इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भेदभाव बताया कि ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब इस चीज को देखते हुए भेदभाव को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, और अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में, मतलब अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत कुछ बातें कही गई। वो क्या था कि राज्य महिलाओं, जो सरकार है राज्य की, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष कानून बना सकती है। ये बात कही गई है किनके लिए, महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के विकास के लिए विशेष कानून बना सकती है, बच्चों के विकास के लिए। ठीक है, अब इस चीज को देखते हुए जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उन्हें इस सजा से बाहर रखना एक संवैधानिक आधार माना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार राज्य क्या कर रहा है, राज्य जो जहाँ पे सिर्फ पुरुष को सजा दी जाती थी, वहां पे इन महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उनको सजा से बाहर रखा गया, तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये संविधान के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए ये केस यहाँ पे लड़ा गया था। अब इतना क्लियर है, अब आगे चले। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे ये यूसुफ बनाम राजी समानता के अधिकार की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है तो ये आरक्षण की बात करता है, और ये दोनों किससे संबंधित थे, ये दोनों ये संपत्ति के अधिकार से लेकर के फिर कहाँ पे चले गए, ये मूल ढांचे की तरफ चले गए थे। ठीक है, अब क्लियर है चीजें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए सूत्रों को सही बताइए। यहाँ पे योजनाएं हैं, यहाँ पे वर्ष की कौन सी योजना है, किस साल शुरू की गई। अगर यहाँ पे देखें तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये कब शुरू किया गया, ये 2005 में शुरू किया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करें तो ये कब शुरू किया गया, 1995 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वराज योजना ये कब शुरू किया गया, ये 1999 में शुरू की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब शुरू की गई, ये 2001 में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का 2। देखो ए का 2 तो इनमें दोनों में है नहीं, तो ए का 2 ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की, बी का 1। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। देखो जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये योजना है ना, इनको मैं लास्ट में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा क्लास से, और करंट अफेयर्स अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। इसकी बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लेकर आए, और 73 संविधान संशोधन में जब समितियां आई थी, उन समिति में इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात भी की गई थी।
ठीक है, तो कथन ए और कारण आर ये दोनों सही है, और इसकी ये क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये दोनों बात किसके अंतर्गत कही गई है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बात की गई है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी होगा। देखो पंचायती राज मैंने बहुत अच्छे से इनकी समितियां कब कौन सी चीज है और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है हर एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस आपको क्लास देखना है, रिवाइज करना है। जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस है 2018 19 20 के जो पीवाईक्यू है वो काफी डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे जो नए फैक्ट दिख रहे हैं उनको अच्छे से और कर रहे हैं। इसलिए हर एक चीज अब अच्छे से करो ताकि एग्जाम में सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हम्म, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगर हम इसका देखें कालक्रम अनुसार क्या बात, पहले कौन सी पार्टी आई है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। पहले पे ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो पार्टी है और इनका जो कालक्रम है वो मैंने उस टेबल में गिवन दिया है कि कौन सी पार्टी किस ईयर में गठित हुई है। देखो, और कौन कौन सी इंपोर्टेंट है वो मैंने रेड से मार्क की हुई है। भारतीय कांग्रेस पार्टी 1885 में आई, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई, भारतीय जनसंघ 1951 में आया, मार्क्सवादी सीपीआई 1964 में आया, शिवसेना 1966 में आई, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ 1972 में आया, बीजेपी 1980, टीडीपी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984। बाकी कुछ ये पार्टीज है जो आपको याद रखनी है। एसपी 1992 में आया, शिरोमणि 1920, तृणमूल कांग्रेस 1988, 98, 1999, 1972 और आप 2012। ये पार्टी है, कौन किस किस पार्टी का कब कब गठन हुआ है, ये क्रोनोलॉजी पैटर्न है, इसको अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। देखो, मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें कैग को लेकर के, लोक लेखा समिति को इतना डीपली हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग सोल्व कर दोगे, जिसमें मैंने आपको लोक उपक्रम समिति भी बताया था, प्राक्कलन समिति बताया था, लोक लेखा समिति भी बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लोक लेखा समिति ही होगा। ठीक है, अब मैं वही चीजें दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो उससे टाइम भी ज्यादा लगेगा और क्वेश्चंस भी कम सॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहा है तो वो अपनी इससे पहले वाली लास्ट क्लास से जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने काफी डीपली चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जो भी पीवाईक्यू आ रहे हैं, नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म, भारत में संसद द्वारा पंचायत कब पारित किया गया, पेशा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पेशा एक्ट कब पारित किया गया की बात करें तो ये कब हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें इसमें हम, तो इसका जो होगा वो 1996 होगा सही आंसर। क्यों होगा, क्योंकि संसद द्वारा 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1996 में क्या किया गया, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, इसको क्या गया, पारित किया गया था। और यह कानून विशेष रूप से देश के जनजातीय और 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, किसको सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए लेकर आए थे इसको। और संसद द्वारा इसको कब पारित किया गया था, 24 दिसंबर 1996 में। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, तो किस राज्य में कौन कौन से अध्यक्ष थे? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो रमेश तावड़कर गोवा के थे, सही है। कुलतारा संधवान बी का दो भी सही है, पंजाब में। टी सत्यवर्त मणिपुर, ये भी ठीक है। और ऋतु ये उत्तराखंड के, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें ए के सामने उसके आंसर लिखे हुए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर डी ही होगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वर्तमान जो प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष है, ये उनकी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे जारी की हुई है। आंध्र प्रदेश के कौन है, बिहार के कौन है, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, इन सबको देख लेना। एक क्रोनोलॉजी या तो मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब एआई सीरीज हम चलाएंगे, वहां पे हम 100 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे एआई सीरीज में, पर डे 100 क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। और एआई सीरीज के अंतर्गत हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो 2026 के पैटर्न पे होंगे। यहाँ पे हमारा काम क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एआई सीरीज में। एआई सीरीज की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन से हट के एक बार बता देता हूँ। जब हम एआई सीरीज शुरू करेंगे और एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न होगा वो 30% जो होगा वो क्रोनोलॉजी प्लस मैचिंग में होगा, ठीक है। 20% हमारा किस पे होगा, नहीं सॉरी 50% हमारा, 50% हमारा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पे होगा, कथन और निष्कर्ष के आधार पर होगा। और 20% हमारा किस पे होगा, 20% हमारा बेस होगा यूपीएससी जो 2026 में प्रीलिम्स आया था, जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न पे 20% क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारी एआई सीरीज चलने वाली है कुछ दिनों में। जैसे ही हमारा पीवाईक्यू पॉलिटी के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर देंगे। तो इसमें इस पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 30% क्रोनोलॉजी प्लस मैचिंग के क्वेश्चन होंगे, 50% कथन और निष्कर्ष के होंगे, और 20% हमारे यूपीएससी का जो 2026 में प्रीलिम्स आया था उसके बेस पे होंगे, ताकि आपको नया भी हो और पुराना भी ना छूटे, और बीच का जो है 50% वो भी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। ये हमारी एआई सीरीज चलेगी। तो ये पैटर्न है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, कब की गई? तो इसका जो आंसर होगा वो 24 अगस्त 1946 को होगा। बाकी ये जो है, इनसे किसी भी चीज को हम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है। और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? वो की गई थी हमारी 24 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट देखो, फैक्ट है, यहाँ पे हमें घुमा फिरा के चीजें नहीं लगानी है, कुछ भी ऐड नहीं करना है कि हर तरीके हम कुछ भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जो फैक्ट है उसे फैक्ट ही रहना है। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुसूची और विषय। तृतीय अनुसूची में राज्य विधान परिषद राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या सीटों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। सातवीं अनुसूची भाषाएं। आठवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। देखो, जो सीटों का आवंटन है वो किस अनुसूची में, वो अगर हम बात करें चौथी अनुसूची में आता है। तो बी का ए देखो कहाँ पे, बी का 1, बी का 1 कहाँ पे, सी में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमने ए का ना कोई ए का पता है हमें। जैसे अनुसूची 7 है, तो भाषा ये 8 में आएगा, तो डी का 3 देख लो, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से चीजें देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये मैंने यहाँ पे अनुसूची ऐड की हुई है कि 12 अनुसूची है वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी,
बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई, और किस अनुसूची में किससे संबंधित है, कौन कौन से उसमें विषय आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। और दूसरा 11वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई, उसमें किन चीजों का है और कितने विषय है, 12वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची, इन सभी चीजों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने पंचायती बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 2018 की सीरीज में भी, हर एक तरीके से नोट्स भी बनवाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूची 1 से 2 में सम्मिलित कीजिए समिति और नियुक्ति का वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति कब आया, अशोक मेहता समिति कब बनी, एल एम सिंघवी समिति कब आई, पी के ठुंगन समिति कब आई। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में ही सारी समितियां लिखवाई थी, किस समिति का क्या क्या काम था वो भी बताया था, और किस समिति को किस ईयर में जोड़ा गया वो भी बताया था। ठीक है, इसलिए लास्ट क्लास बहुत जरूरी है, इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे इसकी बात करें 1957 में बी, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो ऑप्शन है वो घुमाए हुए नहीं है, उनके सामने ही ठीक दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पे मैंने वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, और यहाँ पे मैंने पूरा एक चीज़ों को लगा दिया है ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर है, और कौन कौन सी सिफारिश उन्होंने की है ये भी यहाँ पे गिवन है, अध्यक्ष कौन है, ईयर क्या है, समिति कब आई, ये सब गिवन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका क्षेत्र, इसकी बात करें तो ये भाग 1 की बात करते हैं। नागरिकता, भाग 2 की बात करते हैं। राज्य की नीति निश्चित तत्व, ये भाग 4 की बात करते हैं। और मौलिक कर्तव्य, ये किसकी बात करते हैं, ये भाग 4 ए की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 3 4 1, इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, नहीं किया था। अब बताओ कौन है वो। अगर हम बात करें तो वे थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। अब इसमें बाकी जो है उनका भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये लिस्ट है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति का कार्यकाल। जैसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये 6 है, और इनको अच्छे से याद रख लेना ताकि मैचिंग में आए, यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग इजीली कर दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लगाने का साथ साथ इसका ये मकसद है कि जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन है तो आपको पता रहे कि यहाँ से और जो इसका सॉल्यूशन है वो एक ही जगह रहे, और बाकी और चीज भी इजी तरीके से आप लोग याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 75वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन। बताओ इसमें कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ना वो 69 है, 69वां संविधान संशोधन। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ये भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं बाकी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें योजनाएं थी उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवादों को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव,
भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस निदेशक, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। देखो गृह मंत्री कौन थे यहाँ पे इस टाइम पे? गृह मंत्री एक तरीके से एविडेंस के रूप में यहाँ पे पेश किए गए थे, और ये दोनों क्या ये प्रशासनिक विभाग से संबंधित है, प्रशासनिक विभाग के अधिकारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। एक करंट से संबंधित था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, और आप लोगों को लग रहा होगा चारों ऑप्शन है। देखो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी सही है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये भी सही है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थान की रक्षा करना ये भी सही है। लेकिन ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये किस पर आता है? यह तुम्हारा डीपीएससी में आता है। ठीक है, अब चीजें यहाँ पे डिफाइन हो गई है कि डीपीएससी में सिर्फ ये आता है, बाकी और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? लोकसभा चुनाव और वर्ष, 13वां, 11वां, 9वां और 7वां, 13 1999, 11 1998 और 9वां 1989 और 7वां 1982 में। अगर इसका सही आंसर देखें तो 7वां 7th इसका सही आंसर होगा, मतलब ये कि वो सही मैचिंग में नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लोकसभा का चुनाव किस किस वर्ष हुआ है। इसकी भी मैंने एक लिस्ट जारी की है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि प्रथम चुनाव लोकसभा के कब हुए थे? 1951 में हुए थे। द्वितीय 57, 62, 67, 71, 77, ये सब यहाँ पे लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, पैटर्न एक। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किस बेस पे थे? मैचिंग में थे और फैक्ट थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के कम ही थे, और जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो दो, क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले 5 देख लेते हैं, जिसमें योजनाएं है, और योजनाएं को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं है क्या। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी बात करते हैं। अगर हम देखें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये कब शुरू हुआ? ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आया था 2005 में। कब आया था ये? 12 अप्रैल 2005 में इसको लेके आए थे। अब हमें देखना है कि इसको क्यों लेके आए थे। देखो भारत के जो गांव थे ना, वहां पे गांव में जो हेल्थ व्यवस्था थी वो बहुत खराब थी। जो गरीब लोग थे, गरीब लोग इलाज नहीं करवा पा रहे थे, और जो प्राइवेट डॉक्टर थे उनका क्या फीस जाती थी, जिससे उनके पास ऊपर क्या हो जाता, कर्ज हो जाता था। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारने और शिशु व मातृ दर को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया। अब इस योजना की जो पहचान बनी वो किस आधार पर बनी? इस योजना की पहचान आशा के आधार पर बनी। किस आधार पर? आशा के आधार पर। इसमें क्या था, यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं थी उन गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और बच्चों को टीकाकरण का काम करना था। या ये काम होता था इस तरीके से मान लो। लेकिन अब इसमें और क्या चीजें हैं? देखो अगर यहाँ पे हम देखें कि जो शहरी स्वास्थ्य मिशन है उसको इसके साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो अब ये क्या है, एक सामूहिक रूप से अगर देखें दोनों को तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहलाता है।
पहले गांव में होता था, फिर शहर में हुआ, अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को, इसको थोड़ा और बढ़ाया गया। अब इसको और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में इसको बदलने की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो संजीवनी ऐप है, इसके जरिए जो डॉक्टर्स है, उन डॉक्टर को मुफ्त ब्लड टेस्ट की सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि उनका टेस्ट हो और उनसे पता चले कि किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इन चीज़ों की जांच हो सके। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लिंक कर दिया गया है। किससे जोड़ा गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लिंक कर दिया गया, जिससे मरीजों की क्या बनती है, एक आभा आईडी बनाई जाती है। ठीक है, और इन आभा आईडी को बनाने का जो मेडिकल प्रोसेस है वो पूरा क्या है, ऑनलाइन है, जो पूरा सुरक्षित है। ठीक है, अब इतना क्लियर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है, कि जो गांव के लोग होते थे वो बीमार रहते थे और प्राइवेट फीस ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखते हुए महिलाओं की गर्भावस्था या शिशु, इन सब का मातृ दर को कम करने के लिए, टीकाकरण लगाने के लिए पहले गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, फिर शहरों में बनाए गए, फिर इन दोनों को एक साथ मर्ज करके इसको राष्ट्रीय मिशन बनाया गया। राष्ट्रीय मिशन बनाने के बाद इसको अब क्या कर दिया, आभा से जोड़ दिया गया और इसका ऑनलाइन पंजीकरण होता है, जिसमें अब लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, इसका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पूरी बातें ये है। अगर अब हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको क्यों लेके आए गए, देखो समाज में जो कुछ ऐसे लोग थे या ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होते और पैसा नहीं कमा सकते, जैसे वृद्ध लोग, जो बूढ़े लोग हैं वे, विधवा महिलाएं, या गंभीर रूप से क्या, जो दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें, इन्हें बिना किसी सहारे के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकार ने एक पेंशन देना शुरू कर दिया। सीधा पेंशन देना शुरू किया, उससे क्या होगा, उससे ये अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि पैसे तो कमा नहीं सकते, वृद्ध पेंशन अभी भी चल रही है उनके लिए। तो इसके तहत 3 योजनाएं चलाई गई, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत 3 बातें हैं। अब ये 3 बातें कौन कौन सी है, वे मैं यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ। पहला बात करिए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल विडो, ये सब। ठीक है, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध व्यवस्था, वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना, पेंशन योजना, ये हो गया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता, राष्ट्रीय विकलांगता, राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, पेंशन योजना। अब देखो ये 3 योजनाएं चलाई जा रही थी। ठीक है, डिसेबल। अब इसमें इसको चलाने के बाद क्या हुआ, जो डीबीटी है और
डिजिटल गवर्नेंस, इसके माध्यम से क्या होगा कि वर्तमान में जो आज की बात करें इस कार्यक्रम के तहत किसी भी बिचौलिया या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, मतलब जो ये योजनाएं दी जा रही है और जिसके माध्यम से दी जा रही है, इनको बीच में जो बिचौलिया होते हैं इनको खत्म करने के लिए और इनके द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसको आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया और डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन इससे कर दी गई कि सीधा इन लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, जिससे क्या होगा सीधा लाभार्थी के पास पैसा जाएगा तो बीच में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। कितना क्लियर है? अब वर्तमान में जो मांग है वो क्या है, तो केंद्रीय स्तर पर अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर जो दी जाने वाली पेंशन है उस राशि को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन अगर कुछ वर्षों की बात करें और बजट में इसकी बात करें तो यहाँ पे अतिरिक्त राशि जोड़ी, जिसमें बुजुर्ग और विधवाओं को 1500 से 3000 प्रति माह देना शुरू किया। पहले जो पेंशन थी 1500, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 3000 कर दिया। ठीक है, और इसको क्या डिजिटलीकरण करा ताकि सीधा अकाउंट में जाए और कोई भी बीच में इनका पैसों का नुकसान ना हो। अब इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट योजना क्या है इसमें? नेक्स्ट योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी बात करते हैं। तो ये योजना कब आई? ये योजना 1 अप्रैल 1999 में आई। अब सरकार ने इस योजना को क्यों शुरू किया? यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने देखा कि गरीबों को केवल क्या करा, कुछ दिनों की मजदूरी देने से गरीबी परमानेंट खत्म नहीं होगी। मतलब उन्होंने देखा कि अगर हम इन्हें मजदूरी देंगे, कुछ काम करा मजदूरी दी, उससे क्या होगा, गरीबी तो खत्म नहीं होगी। गरीबी कब खत्म होगी? गरीबी जब खत्म होगी जब खुद अपना कुछ काम शुरू करना करेंगे। तो उसमें इन्होंने गवर्नमेंट सरकार ने क्या सोचा कि इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि ये किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। अब इस चीज को देखते हुए कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकार ने इनके लिए कुछ पहल की होगी। वो पहल क्या थी? यहाँ पे विशेषकर महिलाओं को लेकर के एक पहल बनाई गई जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। देखो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका एक वर्ड, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे मेंस के, तो GS2 में या GS2 में ही ले लो, GS2 में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह होता क्या है? यहाँ पे 10 से 15 लोग मिलकर अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं और उस काम को शुरू करने में सरकार द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के साथ साथ बैंक से कम ब्याज में इनको पैसा भी दिलवाया जाता है और ये अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो सिलाई करना, अगरबत्ती या डेयरी खोलना या पापड़ बनाना, ये सब काम क्या कर सकते हैं, महिलाएं शुरू कर सकती है। ठीक है, और साल अगर इसकी हम बात करें 2011 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, और आज इसे हम किस नाम से जानते हैं? 2011 में तो इसका नाम बदल के हमने राष्ट्रीय मिशन आजीविका कर दिया, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और अब जब हम इसका दूसरा नाम है जिस नाम से आप जानते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, किस नाम से आप जानते हैं हम इसको? अब हम इस नाम से जानते हैं, दीन दयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है इसको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। ठीक है, अब आपने इसमें देखा होगा कि लखपति दीदी योजना भी चलाई जा रही है और इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो इसका ये है कि लखपति दीदी सरकार इसमें क्या करती है, वर्तमान जो इसका लक्ष्य है वो देश की 3 करोड़ महिलाओं, 3 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर सालाना उनकी जो आमदनी है उनको ऊपर पहुंचाना है। उनकी जो आमदनी है 1 लाख से ऊपर
बढ़ाना या पहुंचाना, ये सरकार का लक्ष्य है इसमें। ठीक है, अब इन जो ये महिलाएं हैं, अगर हम यहाँ पे आधुनिक में बात करें, इन महिलाओं को आधुनिक खेती के लिए नमो ड्रोन दीदी योजनाएं चलाई जा रही है। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदी योजना। और ये किससे संबंधित? खेती से संबंधित है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो ड्रोन है, ड्रोन उड़ाने और खेतों में ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव करने, इन सब की क्या एक ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। ठीक है, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है। अब इतना क्लियर हुआ कि ये योजना क्या है, कि ये योजना महिलाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें 10 से 15 महिलाएं मिलकर के कोई अपना व्यापार कर सकती है। उस व्यापार में सरकार उनको ट्रेनिंग भी देगी, और दूसरा बैंक से कम ब्याज दर पे उनको पैसा भी दिलवाएगी। और उससे क्या होगा कि इनकी जो ये काम करेगी, उस काम करने से इनकी इनकम बढ़ेगी। तो सरकार का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन महिलाओं में 3 करोड़ महिलाओं को तक उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर पहुंचानी। और इसी चीज को अब किसमें? खेती में भी अप्लाई कर दी, कि जो महिलाएं खेतों में काम करती है, उनके लिए एक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके लिए जिसको बोलते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। उसमें ड्रोन की मदद से कीटनाशक छिड़काव करना, इन सब चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत अगर हम बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो इसमें क्या है, इस योजना को 25 सितंबर 2001 को शुरू किया गया। 2001 को इसको शुरू किया गया। अब इसको क्यों शुरू किया गया, इसकी वो बात देख लेते हैं। देखो, गांव में जब खेती का सीजन खत्म हो जाता था, तो जो मजदूर थे उनके पास कोई काम नहीं होता था काम करने के लिए। अब इस चीज को देखते हुए इससे क्या होता था, गांव में भूखमरी फैलती थी, और लोग क्या करते, पलायन करते थे। पलायन मतलब शहरों की तरफ जाना शुरू करते थे। अब इससे क्या होता था, गांव खाली होते थे, जब शहर की तरफ जाते तो खेती कोई नहीं करता था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने पहले नरेगा लेके आई, फिर मनरेगा लेके आई, वर्तमान में उसका नाम क्या है, बीबी जी रामजी, इस योजना को लेके आया गया। ठीक है, अब देखो, मैंने इन चारों चीजों को आज तक कनेक्ट कर दिया। अब आप लोग को क्या करना है, इसका इन क्लासेस के जो पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और उनको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल अपडेटेड होंगे करंट अफेयर के साथ, ताकि वो लोग इजीली तैयारी कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है जो बताना था, उसको देख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज नोट डाउन नहीं करा सकते यहाँ पे सीरीज में, जिससे टाइम बहुत लंबा जाएगा और क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे, और जो हमारा मोटिव है एआई सीरीज चलाने का, वो बहुत पीछे चला जाएगा फिर। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन करना है, जिसमें कहा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया। सॉरी, जहाँ पे मैंने किसकी बात की थी, यहाँ पे मैंने आर्टिकल सॉरी संविधान संशोधन 69 की बात की थी। अब देखो, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे दिल्ली की बात करें अगर हम, तो दिल्ली पूरे देश की क्या है, राजधानी है। अब राजधानी इसलिए यहाँ का जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में होना चाहिए, केंद्र के हाथों में होना चाहिए। तो देश की जो संसद है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के हाथों में यहाँ की पावर थी। लेकिन जो दिल्ली की जनता थी, वो यहाँ पे क्या चाहती थी, स्थानीय सरकार चाहती थी कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से चुन के सरकार बनाए। ठीक है, इस चीज को देखते हुए जो स्थिति थी 1991 से पहले की, 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम, इसका मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से पहले की अगर बात करें, दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, जब कोई विधानसभा या मुख्यमंत्री नहीं होते थे। ठीक है, इसका पूरा काम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक
देखता था। लेकिन दिल्ली की जनता अपनी खुद की चुनी हुई सरकार चाहती थी। ठीक है, तो संसद ने 69वां संविधान संशोधन के तहत दो प्रावधान किए। पहला कि दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। और दूसरा, दिल्ली में दिल्ली को अपनी एक विधानसभा जिसमें 70 सीट है, यानी 70 सीटों वाली विधानसभा और एक मुख्यमंत्री दिया गया, ताकि वहां के लोग अपनी सरकार खुद चुन सके। ये क्या 69वें संविधान संशोधन द्वारा ये बातें दो जोड़ी गई। अब देखो, तो दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ राष्ट्रपति, संसद और विदेशी दूतावास स्थित होते हैं। अब इस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरी शक्ति दिल्ली को नहीं दी। केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां अपने पास रख ली। और ये तीन महत्वपूर्ण शक्ति कौन कौन सी है जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने अपने पास रखी? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 239A। इसमें तीन शक्तियां है वो केंद्र सरकार के पास है। एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा पुलिस, वो भी केंद्र सरकार के पास है, और तीसरा भूमि संबंधित मामले भी केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, ये तीनों केंद्र सरकार के अंतर्गत विषय आते हैं। और यही कारण है जो आज दिल्ली की पुलिस और जमीन जो डीडीए है वो सीधा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। किसके अंतर्गत काम करते हैं? गृह मंत्रालय। ठीक है, जैसे जितना भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी का, वहां पे जितना भी पुलिस को ऑर्डर के कमांड देने वाले वो कौन थे? वो गृह मंत्रालय थे। ठीक है, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग वे काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। कितना क्लियर है? तो ये था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। अब इसके बाद बात करते हैं हम 70वें संविधान संशोधन की। ये कब आया? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये संविधान संशोधन अधिनियम ये 2 साल बाद आया, सॉरी 1 साल बाद 1992 में। देखो, जब दिल्ली को अपनी विधानसभा मिल गई तो एक संवैधानिक अड़चन सामने आई। वो अड़चन क्या थी कि संविधान के नियम अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते थे। केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली और पौंडीचेरी, जहाँ पहले से ही विधानसभा थी, के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार देने के लिए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। और इससे अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें दिल्ली, पौंडीचेरी क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो किस से हुआ है? वो 70वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 73वें संविधान संशोधन में क्या है? पंचायती राज जोड़ा गया है, ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर अब हम बात करें 75वां संविधान संशोधन, 73वां कब आया था? 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। ठीक है, और 75वां संविधान संशोधन ये कब आया? संविधान संशोधन अधिनियम ये 1994 में आया। ठीक है, अब देखो, ये आम लोगों की प्रॉब्लम है जो 75वें संविधान संशोधन द्वारा सुलझा दी गई थी। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम थी मकान मालिक और किराएदारों के बीच में। इन दोनों से संबंधित जुड़े विवाद थे यहाँ पे। अब इन चीजों को देखते हुए क्या होता था, जो भी मकान मालिक और किराएदारों के बीच में झगड़े होते थे, उस झगड़े को लेकर के कहा जाते थे, कोर्ट में जाते थे। तो किराया टाइम से नहीं दिया या किराया देकर भाग गए, वो सारी चीजों को यहाँ पे देखा गया। तो इससे क्या होता है, एक तो कोर्ट पे पहले ही इतना सारा बर्डन होता है, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, और ये विवाद बार बार उत्पन्न होना। इन चीजों को देखते हुए संसद ने
एक कानून बनाया, उस कानून को किसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, तो इसको ये अनुच्छेद 323B में इसको शामिल कर देगा। और यहाँ पे राज्यों को यह शक्ति दी गई कि वे मकान मालिकों और किराएदारों के विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए विशेष किराया न्यायाधिकरण बना सके। यहाँ पे किसकी बात करता है, विशेष किराया न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण इसकी बात करता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी किराएदार है और मकान मालिक है उनके जो बीच में मध्य में विवाद होता था, वो अनुच्छेद 323 में बोल दिया कि राज्य ये अब इनसे संबंधित कानून बना सकती है एक न्यायाधिकरण का गठन करके। ठीक है, अब क्लियर है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को कॉपी करना है, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और वहां से नोट्स की PDF ले लेनी है और रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को वहां पे विस्तार से समझाया हुआ है PDF के अंदर। हैंड रिटन नोट्स है, करंट अफेयर से अपडेटेड है, ताकि आपको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो अभी UPPSC की डेट एक्सटेंड भी हो गई है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर ले, और जो बच्चे नए हैं जिनको लग रहा है जिनको मतलब हो गया 1 साल तैयारी करते हुए या 6 महीने तैयारी करते हुए भी हो गया और मेरी वीडियो से जुड़ा हुआ है, वो फॉर्म को फिल कर ले, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद जिस तरीके से मैं यहाँ पे सीरीज सोल्व करवा रहा हूँ, जो से क्वेश्चन और जिस जिस पैटर्न से सोल्व करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है और बस रिवीजन कर लेना है और एग्जाम जरूर देना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न हैंडल करना है और क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए हर एक बच्चा जो लग रहा है कि हाँ जो इस कसम में भी है कि मैं करूँ भी या नहीं, फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, वो भी कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, क्योंकि 2022 के यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब नेक्स्ट डे 2023 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।